हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम साइंस पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि ये फैक्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जब तक आपके पास फैक्चुअल नॉलेज नहीं होगा तब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस पे ज़्यादा कुछ आपको जानकारी नहीं हो पाएगी। हालांकि जब भी मैं पीवाईक्यू कराती हूँ, आपको डिटेल में करवाती हूँ, कॉन्सेप्ट भी बताती हूँ साथ में, तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, कुछ यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पहला है, विज्ञान की प्रकृति के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि नेचर ऑफ साइंस क्या है, साइंस का नेचर कैसा है, साइंस किस प्रकार का है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन बनता है। साइंस का जो नेचर है, पहली बात तो आप साइंस पढ़े होंगे, साइंस बैकग्राउंड से आप खुद देखते होंगे कि साइंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो साइंस में फैक्ट होते हैं, दूसरा आपका ऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि ऑब्जर्व किया जाता है, एक्सपेरिमेंट वगैरह इसमें कराया जाता है, कुछ न्यूमेरिकल चीज़ें भी होती हैं, साथ में इसमें जो ऑर्डर होता है इसको भी फॉलो किया जाता है। ये क्रमबद्ध होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ लॉ में ही देखिए, पहले किसी साइंटिस्ट का ला आता है, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा करेक्शन करके दूसरे साइंटिस्ट अपना जो है थॉट और नियम थ्योरीज जो भी हैं वो दे देते हैं। साथ में कोई भी नियम हो, तर्क, थ्योरी हो, उसमें क्या देना पड़ता है, लॉजिक देना पड़ता है। तो आपका जो साइंस है उसका नेचर इतने प्रकार का, जो जो चीज़ें इसमें इंक्लूड है सारी आ जाएंगी आपके नेचर ऑफ साइंस में। पहला क्या है, लॉजिक, ये लॉजिकल है। दूसरा, इसमें ऑर्डर फॉलो होता है, ये ऑर्डर वाला है। तीसरा है, इसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह भी होते हैं, तो ये एक्टिविटी बेस्ड है। फैक्चुअल चीज़ें होती हैं तो फैक्चुअल भी है, ऑब्जर्वेशन भी होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये अवलोकन भी इसमें है, तथ्य भी ऐड है, क्रम भी है, व्यवस्थित भी है, क्योंकि सारे जो फैक्ट हैं, नियम है, डेरिवेशन वगैरह है, वो वेल अरेंज्ड है, सुव्यवस्थित है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, अब पढ़ते हैं यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है। पहला, फैक्चुअल, साइंस इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट, ये फैक्ट पर ही बेस्ड है। दूसरा, एनालिसिस ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट है इसका क्या होता है, एनालिसिस होता है, अवलोकन होता है। अवलोकन करके ही तथ्यों के पीछे के जो सत्य हैं, जो रीजंस हैं, उन्हें हम जानते हैं, फिर वो फैक्ट के अंतर्गत आता है। सुव्यवस्थित, वेल अरेंज्ड है, क्रम ऑर्डर फॉलो होता है, इसमें करेक्शन होता रहता है, नए नए साइंटिस्ट आते रहते हैं, नए नए नियम और थ्योरीज आते रहते हैं। तार्किक है, साथ में कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी थ्योरी दिया जाता है तो उसके पीछे लॉजिक जरूर बताया जाता है कि क्या लॉजिक है, ये किस प्रकार से इस तरह से है। बाकी अब नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ साइंस। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पे साइंस का नेचर क्या है। साइंस इज़ द कलेक्शन ऑफ मिथ्स, मिथ्स तो होते नहीं हैं, इसमें सारी चीज़ों का प्रूफ होता है। साइंस इज ए सेट ऑफ एटीट्यूड टू आवर डीलिंग विद फैक्ट्स, ये भी नहीं है। फिर है, साइंस इज़ द एबिलिटी टू ह्यूमन्स टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द नेचर। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये ऐसी एबिलिटी है जिसके द्वारा ह्यूमन जो है, इंसान वर्ग जो है, वो क्या करता है, हर चीज़ों के तथ्य के पीछे क्या फैक्ट, जो फैक्ट है उसके पीछे क्या ट्रू है ये समझता है। साथ में जो नेचर है, प्रकृति है, उसके ऊपर कंट्रोल अपना बनाए हुए है। जैसे कि आप देखते होंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, कोई भी जब भी डिजास्टर आता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, उस पर सारे साइंटिफिक जो चीज़ें हैं वही लगती हैं, फिर उसको काबू पाया जाता है उस पर। तो यही है कि इस पे, ये प्रकृति पर भी क्या कर रखा है, साइंस काबू कर रखा है, प्रकृति पर भी अपना पकड़ बनाए रखा है इंसान, इसी के द्वारा, साइंस के द्वारा ही। नेक्स्ट, ये देखिए आपके साइंस का नेचर, ऑब्जर्वेशन है इसमें। ऑब्जर्वेशन जैसे कि कोई चीज़ हो रहा है, उस दिन में जब मैं पढ़ा रही थी तो बता रही थी कि मान लीजिए कोई वस्तु है, वो तैर रहा है पानी में, तो क्या हम उसे देखते हैं, तो वही ऑब्जर्वेशन है। या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई चीज़ें हो रही हैं, उसे आप देखते हैं, तो वही ऑब्जर्वेशन है। कंक्लूजन, निष्कर्ष भी इसमें निकाला जाता है, एनालिसिस भी किया जाता है, अवलोकन जिसे बोलते हैं। फिर है, एक्सपेरिमेंट भी इसमें होता है, हाइपोथेसिस भी होता है, जिसे अनुमान लगाना बोला जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन वाली चीज़ है, जैसे कि मन में प्रश्न उठता रहता है कि ये क्या जो फैक्ट बताया गया है, जो डेरिवेशन है, जो भी चीज़ें हैं, थ्योरी थॉट्स जो भी हैं, क्या ये सही हैं या फिर नहीं है। तो इतनी चीज़ें हैं, यही नेचर है आपके साइंस का। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको जान लीजिए। बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, जो साइंस है इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है। साइंस इज रिलाई करता है किस पे, बोथ लॉजिक एंड इमेजिनेशन। ये बेस्ड होता है, किस पे बेस्ड होता है, एक तो लॉजिक पे, दूसरा इमेजिनेशन भी। कुछ चीज़ें इसमें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं पर इमेजिन में होती हैं,
कल्पना में होती हैं, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं साइंस के जिसको जानना ज़रूरी है। ऑप्शन में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जिसमें दे दिया जाता है कि आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें से साइंस के कौन से हैं। पहला है फैक्ट। फैक्ट वो होता है जिसे प्रूफ किया जा सकता है, जिसका कोई प्रूफ एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो वही है दीज आर द ट्रू थिंग्स। ये ट्रू थिंग्स होता है जो क्या करता है, हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करता है, ये होता है आपका फैक्ट। वहीं जो हाइपोथेसिस है, ये पूछा जाता है कभी कभी फैक्ट क्या है, या कभी कोई मान लीजिए लाइन है वो फैक्ट कब बन जाता है, ये सब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। इसमें नहीं बनता तो मैथ में भी बन जाएगा, इसलिए इसमें भी ये काम आएगा, साथ में मैथ में भी काम आएगा। हाइपोथेसिस जिसका हिंदी में अर्थ होता है अनुमान लगाना। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सही लगती हैं, लेकिन उसको सच साबित करने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता। इसमें प्रूफ होता है फैक्ट में, वो फैक्ट बन जाता है, लेकिन ये सही लगती हैं, बस अनुमान लगाते हैं हम सही हैं, लेकिन इसके लिए कोई प्रूफ नहीं होता। जैसे नंबर्स का देखिए, ये एक सम संख्या, विषम संख्या, एक अभाज्य अभाज्य जो भी बोल देते हैं हम गलत सही, तो ये अनुमान होता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है, इसके लिए कोई सॉलिड वाला प्रूफ हमारे पास नहीं होता। इट्स गेसेस, ये क्या है, एक गेस है। बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड होता है, ये ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है साथ में, एंड टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आता है ऑब्जर्वेशन में, और फिर क्या बन जाता है, हाइपोथेसिस, थेसिस बन जाता है। मान लीजिए कहीं एक्सपेरिमेंट कोई हो रहा हो, प्रयोग हो रहा हो, उसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, उसे देखना ही तो ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑब्जर्व करना उसे, ऑब्जर्वेशन हुआ, एक्सपेरिमेंट पहला हुआ, फिर देन ऑब्जर्वेशन हुआ, देन आपका जो आप अनुमान लगाए, गेस किए कि हाँ ये मीथेन बन रहा है इसमें, तो ये क्या हो गया, आपका हाइपोथेसिस हो गया। यही होता है अनुमान लगाना, हाइपोथेसिस। फिर डाटा तो जो कलेक्ट किया जाता है, न्यूमेरिकल चीज़ें, जैसे कि कोई न्यूमेरिकल आ जाता है साइंस का, न्यूटन के लॉ पर ही बेस्ड मान लीजिए, तो ये न्यूमेरिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो किसके थ्रू कलेक्ट किया जाता है, फैक्ट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, साथ में फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड हाइपोथेसिस। ये तीनों चीज़ों से जो फैक्ट कलेक्ट किया जाता है वही होता है आपका डाटा। फैक्ट कहाँ से आते हैं, एक्सपेरिमेंट से, हाइपोथेसिस से, प्रयोग से और अनुमान से जो फैक्ट निकलते हैं आपके, वही डाटा कहलाते हैं। न्यूमेरिकल होता है ये, गिनतियों वाला। नेक्स्ट, नेचुरल लॉस, प्राकृतिक जो नियम दिए गए हैं वो आ जाएंगे इसमें। साथ में थ्योरीज किसके द्वारा दिया जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा दिया जाता है। कोई चीज़ें उन्हें कई बार सत्य लगती हैं तो वो थ्योरीज दे देते हैं। अब कुछ और टर्म जो इम्पॉर्टेंट है उनको देख लीजिए। वैज्ञानिक विधा शिक्षण, अगर कोई ये बोला जाए कि जो कोई ये बोले कि जो टीचिंग मेथड है, जो आपका टीचिंग मेथड है, अगर इसको साइंटिफिक करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें क्या इंक्लूड करना चाहिए हमें, एक्टिविटी इंक्लूड करिए, साथ में एक्सपेरिमेंट इंक्लूड करिए, और भ्रमण वगैरह जैसे फील्ड ट्रिप वगैरह, ये सारे इसी में वैज्ञानिक विधा शिक्षण में आएंगे। साथ वो भ्रमण वगैरह उतना नहीं इंक्लूड होगा, लेकिन जो एक्टिविटी है पहला, दूसरा एक्सपेरिमेंट है, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वैज्ञानिक विधा शिक्षण में। तब वो जो टीचिंग का प्रोसेस है वो बोला जाएगा कि ये टीचिंग का प्रोसेस साइंटिफिक रूप से चल रहा है, ये बोला जाएगा। जो भी अवधारणा हो उससे संबंधित गतिविधि को क्या किया जाए, शिक्षार्थियों से कराया जाए, वही होता है। मान लीजिए कोई टॉपिक आपको पढ़ाना है, जैसे कि कोई टॉपिक आप ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी ही ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बच्चे को पढ़ाना है, तो क्या करिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्टिविटी हो, एक्सपेरिमेंट हो, वो क्या करना, कराना। जैसे आप इसमें बल्ब पढ़ा रहे हैं तो आप उनको लाइए, दिखाइए, तो यही एक्टिविटी, जैसे ही आप एक्टिविटी जोड़ेंगे वो वैज्ञानिक विधि हो जाएगा शिक्षण का, टीचिंग का। तो जब भी आपको ऑप्शन में दिखे तो एक्टिविटी ही ऑप्शन आप लगाएंगे वैज्ञानिक विधा शिक्षण में। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, साइंटिफिक व्यूज होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, क्यों बच्चों को साइंस जो सब्जेक्ट है आपका, ये बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इसमें। तो देखते हैं हम साइंस पढ़ाने का क्या रीज़न होता है, बच्चों के क्या व्यूज़ होते हैं, इसके दृष्टिकोण क्या होते हैं, पर्पस क्या होता है। ओपन माइंडेडनेस, इससे क्या होता है, जो बच्चों के अंदर मिथ होते हैं, स्टीरियोटाइप माइंड होता है, जो रूढ़िवादिता वाली चीज़ें होती हैं, पुराने विचार होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, नैरो माइंडनेस होता है, ये सारे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें फैक्ट मिलते हैं, साथ में उन्हें उस फैक्ट के पीछे जो ट्रू रीज़न है वो भी मिलता है। तो वो उनके अंदर जो भी भ्रांतियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं, उन्हें दिखता है कि हाँ ये चीज़ें भले ही मिथ में कहा जाए कि ये ऐसे होता है, लेकिन इसके पीछे जो फैक्ट है, जो असली वाला रीज़न है वो तो दूसरा ही है। तो ओपन माइंडेडनेस हो जाते हैं ये बच्चे इससे।
क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, इससे और बच्चों के अंदर उत्साह आता है कि कितना ज़्यादा हम सीख लें। जैसे कि एक्सपेरिमेंट आप कराएंगे, जब जब एक्टिविटी कराएंगे तभी वो साइंटिफिक टीचिंग होगा, विज्ञान शिक्षण होगा। तो जब भी एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी होती है तो बच्चे सोचते हैं, इनके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि कितना ज़्यादा वो सीख ले। तो ये होता है, ये लाभ होगा, ओपन माइंडेडनेस आएगा, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी बच्चों के अंदर और सीखने की। तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम, समस्याओं के प्रति, यहाँ पे हिंदी में देखिए, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता। जो समस्या होंगी उसमें जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, वो उन प्रॉब्लम सॉल्व करने की उनके अंदर आदत आएगी। उसके लिए उनके अंदर ऑब्जेक्टिविटी, जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है, वो आएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, साथ में वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, कई अप्रोच अपना पाएंगे। नेक्स्ट है आपका विज्ञान मेले का आयोजन। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि जो साइंस फेयर होता है इसका आयोजन क्यों कराया जाता है। साइंस फेयर का आयोजन इसलिए कराया जाता है जिससे बच्चों में क्या होगा, क्रिएटिविटी आएगी और प्रयोग आएगा। साइंस मेले में क्या होता है, हर जो स्टूडेंट होता है, आपका स्टूडेंट हुआ जो, वो क्या करता है, मेला लगाता है, उसमें कोई ना कोई दुकान रखता है। तो उसमें क्या करता, उसमें क्या चीज़ें आएंगी, क्रिएटिविटी आएंगी। बच्चा क्रिएटिव काम कर रहा है कुछ, तो क्रिएटिविटी आएगी। साथ में वो प्रयोग भी तो कर रहा है। वो एक इस प्रयोग किस प्रकार से कर रहा है, वो एक दुकानदार की ज़िंदगी को उस टाइम पे जी रहा होता है। वो समझता है कि हाँ, सामान को कैसे बेचा जाता है, सामान देने का तरीका क्या होता है, पैसे कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, पैसे वापस कैसे किए जाते हैं, पैसे जोड़े कैसे जाते हैं। तो वो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है, क्रिएटिविटी भी हो रही है। तो साइंस फेयर से यही लाभ होता है, सृजन हो जाता है, क्रिएटिविटी हो जाती है। और भी है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में यही टर्म आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं इन्हीं टर्म को ऐड की हूँ। इनका तो विकास होता ही रहता है, साथ में और भी टर्म जान लीजिए। सहयोग की भावना का विकास होता है, क्योंकि उनके सारे ग्रुप के लोग वहाँ पे रहेंगे। ग्रुप में वर्क करने की जो कैपेसिटी, एबिलिटी है, वो भी आती है। वो सहानुभूति वाला जो होता है, विनम्रता वाली चीज़ें होती हैं, वो भी आती हैं। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए जो विनम्रता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ग्रुप में वर्क करना है, कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होगा, फ्रस्ट्रेट रहता होगा, किसी को कुछ भी गलत से बोल देगा, तो उससे जो है उसका ये जो साइंस फेयर वाला काम है, ये नहीं हो पाएगा। वो ग्रुप में नहीं रह सकता ऐसा बच्चा। तो यही होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनका डेवलपमेंट होगा बच्चों के अंदर। फिर विज्ञान में किसी भी टॉपिक को, अगर ऐसे क्वेश्चन आए, विज्ञान में कोई भी टॉपिक दिया जाए, जैसे कि टॉपिक आप मान लीजिए दे दिया गया, न्यूटन्स का लॉ दे दिया गया, तो क्या हुआ, अगर इसको पढ़ाना है, पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या होगी, तो जिस हिसाब से नंबर, उसी हिसाब से अच्छी विधि। अगर किसी भी टॉपिक को दे दिया गया कि हाँ, ये टॉपिक बच्चे को पढ़ाना है, इसके लिए सबसे परफेक्ट शिक्षण विधि क्या होगी, सबसे पहले तो आप ऑप्शन में ढूंढिए एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। अगर कहीं आपको गतिविधि आधारित टीचिंग दे दिया गया, तो आपका हो जाएगा वो पहले सही, सबसे पहले तो वही सही होगा। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए, एक्टिविटी कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैं बताई हूँ कि साइंस टीचिंग, कोई भी टीचिंग का प्रोसेस साइंटिफिक रूप से टीचिंग वो तब माना जाएगा जब उसमें एक्सपेरिमेंट ऐड किए जाएंगे, साथ में एक्टिविटी ऐड की जाएगी। प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन में वही होता है, कोई चीज़ें दिखाना, अवलोकन करना। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट में क्या किया जाता है, अलग अलग काम दिया जाता है बच्चों को, कुछ ग्रुप बना दिया जाता है बच्चों का, उसमें वो करते हैं। जैसे हम लोग भी प्रोजेक्ट अपनी क्लास में करते थे, प्रोजेक्ट मेथड हो गया। फिर आपका आ गया अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें क्या होता है, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, बच्चे उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। क्षेत्र भ्रमण, ये सारे साइंटिफिक टीचिंग के प्रोसेस हैं। क्षेत्र भ्रमण, फील्ड विजिट। और कभी कभी क्वेश्चन बनता है, जो क्षेत्र भ्रमण है, फील्ड विजिट है, इससे क्या होता है। इससे बच्चे अपने अनुभव से सीखते हैं, अनुभव के द्वारा। साथ में हैंड टू लर्निंग वाली चीज़ें इसमें आती हैं, खुद से सीखते हैं, खुद देख के सीखते हैं, प्रकृति के बारे में उन्हें जानकारी होती है। साथ में वो दोस्तों के साथ जाते हैं, तो सहानुभूति वाली भी चीज़ों का डेवलपमेंट होगा। और क्या होगा, उन्हें शिक्षक से बातचीत करने का मौका भी मिलेगा, संवाद का भी टाइम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी फील्ड विजिट में। नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षण से विकास। जो विज्ञान शिक्षण होता है, साइंस टीचिंग होता है, इससे किस चीज़ का बच्चों में विकास होता है, इक्विटी, एकता का विकास होता है।
एकता का विकास कैसे होगा? कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मान लीजिए कोई लैब में मीथेन बना रहा है या अमोनिया बना रहा है, तो उसमें क्या होता है, 4-4 5-5 बच्चों का ग्रुप बना देते हैं, एक दूसरे से वो बात करते रहते हैं, कहते रहते हैं कि ये सामान लाओ, वो लाओ, और साथ में दूसरे ग्रुप का भी वो ऑब्जर्व करते रहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, इक्विटी आती है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो इक्विटी आती है, एकता। फिर है साइंटिफिक एटीट्यूड, आ ही रहा है एक्सपेरिमेंट में, देखेंगे साइंटिफिक टेम्पर मतलब कि वैज्ञानिक व्यवहार, ये भी होता है इसमें, क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक व्यवहार आएगा ही। फील्ड विजिट इन साइंस, क्या इसमें इससे लाभ क्या क्या होता है, इट प्रोवाइडिंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू लर्नर्स, मतलब कि खुद से उन्हें अनुभव करने का मौका एक मिलता है। सहभागिता, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। छात्र शिक्षक इंटरेक्शन मिल जाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। प्रमाणिक शिक्षा, उनको एक प्रूफ मिलता है, जैसे कि आप मान लीजिए ट्रीज टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप अपने साइंस में, तो आप उस पेड़ को ले जाके दिखाएंगे तो क्या मिलेगा, एक प्रूफ मिलेगा, मतलब आपकी जो एजुकेशन दे रहे हैं वो प्रमाणिक हो जाएगी, प्रूफ वाली हो जाएगी। अनुभव, एक्सपेरिमेंट्स तो मिलता ही है। अब साइंस का हम करिकुलम देखते हैं, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। शॉर्टकट में एक बार देखिए, क्या होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंटरेस्टेड होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि ये यूज़फुल होना चाहिए, ऐसा मत पढ़ा दीजिए कि बच्चों के कहीं लाइफ में काम ही ना आए। रियल लाइफ से कनेक्ट होने चाहिए करिकुलम। अब हम देखते हैं और क्या क्या होनी चाहिए इसमें। ट्रू टू हाँ, ये जो एनसीएफ के हिसाब से दिया है, पहले हम इसको पढ़ेंगे। इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं, ट्रू टू चिल्ड्रेन और ट्रू टू लाइफ है, ट्रू टू साइंस है। ट्रू टू चिल्ड्रेन, छात्र कैसे होने चाहिए, छात्र के लिए क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, जो छात्रों के लिए है मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसी शिक्षा दीजिए जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसा ना हो अनर्थ वाला हो, बिना अर्थ वाली शिक्षा को क्या ही मतलब है जिसका कोई वो ना निकले। फिर है एंजॉयबल, इंटरेस्टेड हो, जिसको मैं बोली हूँ। एज अप्रोप्रिएट हो, अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब कि समझने योग्य हो, ऐसी चीज़ें पढ़ानी है जिससे समझ सके बच्चा। और दूसरी बात ये है कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। दूसरी बात ये एनसीएफ 2005 में बोला गया है कि जो लर्निंग वाला प्रोसेस हो, ये क्या होना चाहिए, ये विदाउट बर्डन होना चाहिए, लर्निंग का जो प्रोसेस है। फिर अब ट्रू टू लाइफ देखते हैं, ट्रू टू लाइफ के थ्रू क्या होना चाहिए। इसमें यह कहा गया है कि जो भी आप शिक्षा दीजिए वो रियल लाइफ से पहली बात तो जुड़ी हुई हो। दूसरी बात ये है कि जो समाज है, लोग हैं, आने वाला भविष्य हमारा फ्यूचर है, उनको ध्यान में रख कर देना चाहिए। मतलब कि ये किसी को नुकसानदायक ना हो, ऐसा ना हो, पर्यावरण के प्रति अच्छा हो, यही है ट्रू टू लाइफ। उससे लाइफ ना इफेक्ट हो जा, मतलब निगेटिवली तरीके से ना इफेक्ट हो। रिलेट टू दियर एनवायरनमेंट, बाहरी दुनिया से जोड़ देना है। प्रिपेयर देम फॉर द वर्ड ऑफ वर्क, भविष्य में जो भी उनके आगे प्रॉब्लम्स आएँ उनको सॉल्व कर सके, वो इस लायक उन्हें बनाना। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, प्रकृति की सुरक्षा भी ध्यान में रख के करना है। जैसे कि कोई भी मान लीजिए कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, जैसे कि वाटर ही मान लीजिए, तो आपको ये सिखाना होगा कि बच्चों से कि जो पानी है उसको कम मात्रा में और जितनी ज़रूरत है बस उतना ही यूज़ करें, ताकि हमारे आने वाली जो फ्यूचर अगली पीढ़ी है उन लोगों के लिए भी ये जो रिसोर्सेज हैं वो बचे रहें। और ऐसा किन किन रिसोर्सेज में आपको समझाना चाहिए, जैसे जो ख़त्म होने वाले हैं, जैसे कि वाटर है, कोयला है, और जो ख़त्म होने वाले नहीं है उनको तो कैसे भी यूज़ करें। तो ये चीज़ें मतलब कि एनवायरनमेंट की रक्षा करते हुए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करते हुए आपको एजुकेशन देनी है। फिर है ट्रू टू साइंस के लिए कैसी होनी चाहिए, द कंटेंट शुड बी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस, जो कंटेंट हो वो इम्पॉर्टेंट हो। एज अप्रोप्रिएट, मतलब कि जो लेवल है, लेवल सेकंड का मान लीजिए पढ़ा रहे हैं तो सेकंड का ही हो, 6 का पढ़ा रहे हैं 6 का हो, ये ना हो कि 6 की क्लास में आप 8th का पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंगेजिंग चिल्ड्रन इन लर्निंग, चिल्ड्रन को, जो बच्चे हैं उनको पूरा इंगेज करके रखना है, एक्टिव करके रखना है, कहीं भी उनको इनएक्टिव नहीं होने देना है। प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड वैलिडेटिंग साइंटिफिक नॉलेज, यहाँ पे क्या है, जो साइंटिफिक नॉलेज है और वैलिडिटी है, इन सबको एक्वायर करने में बच्चों को एंगेज करके रखना है। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, फिर इस क्लास का एंड होगा। ओके, 1 मिनट। आपका क्वेश्चन है
देखिए एनसीएफ से ही बना है, जो मैं अभी पढ़ाई हूँ आपके लिए। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा है। एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। जो अच्छी विज्ञान शिक्षा है उसे कैसा होना चाहिए, मैं बता चुकी हूँ आपको। ट्रू टू साइंस होना चाहिए, ट्रू टू चिल्ड्रन होना चाहिए और ट्रू टू लाइफ होना चाहिए। तो कहाँ दिया गया है? ट्रू टू लर्नर। लर्नर का मतलब वही है, कहीं पे चिल्ड्रन दिया रहेगा, कहीं पे लर्नर दिया रहेगा, ये सही है, ए होना चाहिए। ट्रू टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के भी होना चाहिए, पढ़ा चुकी हूँ आपको अभी जस्ट। ट्रू टू टीचर, ये ऐसा नहीं बोली हूँ। ट्रू टू साइंस होना चाहिए, मतलब ए बी डी। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? अभी आप पढ़े हैं, इंगेज करना है स्टूडेंट को, इसमें कैसे इंगेज करना है, कौन सी सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट ऑप्शन है इसमें, चलिए देखते हैं। पहला है विज्ञान की पुस्तक को पढ़ना। कहीं स्टूडेंट इसमें एंगेज हुए होते दिख रहे हैं आपको? नहीं। छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, इसमें भी नहीं। सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, यही तो दिया था अभी एनसीएफ वाला जब मैं पढ़ा रही थी आपको, तो यही तो बोला था कि जो विज्ञान शिक्षा है उसमें क्या करना है, स्टूडेंट को एंगेज करना है। तो यही तो बोला गया था, वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर्स फर्स्ट, पहले यही करना है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसी से रिलेटेड हो तो। जो वाला इससे रिलेटेड नहीं है, अच्छा हाँ, टॉपिक पढ़ाने से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए आप। निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? तो कहाँ पे, जहाँ पे आपको एक्टिविटी देखे, ऑब्जर्वेशन दिखे, वही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी जस्ट बताई हूँ किसी भी टॉपिक को पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए। संकल्पना, कभी भी आपको कॉन्सेप्ट दिया जाए, डेफिनेशन दिया जाए, वीडियो दिया जाए, ऑडियो दिया जाए, ये गलत है, क्योंकि अगर किसी टॉपिक को पढ़ाने की बात हो। फिर है प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट दिख रहा है आपको, एक्टिविटी नहीं दिख रही है। सीखने वालों के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है और मैं अभी जस्ट बताई हूँ कि आपको क्या करना है। साइंस है, ये साइंस सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे एक्टिविटी, एक्सपीरियंस, इसी पर बेस्ड जो ऑप्शन होगा किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, ये अक्सर क्वेश्चन बनता है, तो यही सही हो जाएगा। यहाँ पे परावर्तन दिया है, कहीं पे कुछ दे देता है टॉपिक, कहीं पे कुछ, टॉपिक कोई भी हो, एक्सपेरिमेंट और ये सारी चीज़ें होंगी। कहीं पे डेफिनेशन दिया रहे, कॉन्सेप्ट दिया रहे, तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? फील्ड विजिट इंपॉर्टेंट इन साइंस, वाई? पहला है, यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर्स, ये लर्नर्स को हैंड ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है, खुद से सीखने का तरीका देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे एनसीएफ से पूछा गया है, पीडीएफ चेंज कर लेती हूँ मैं। ये क्वेश्चन आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा, अभी मैं बताई हूँ अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति, ट्रू टू लाइफ जो बताई थी, उसमें क्या बोली थी मैं, उसमें वर्ड जो है यूज़ हुआ था, यहाँ पे देखिए, वर्ड ऑफ वर्क। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, इसी वर्ड से आप पहचान सकते थे इसको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ड ऑफ वर्क, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने हेतु तैयार करे, मतलब कि अपने आने वाले फ्यूचर में बच्चा सर्वाइव कर पाए, इस प्रकार से एजुकेशन देनी है। ये ना हो कि वो बेकार की चीज़ें बस पढ़ाई चले जा रहे हैं टीचर, वो काम भी आए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आसान जीवन बनाना, ये मत, लिविंग ईजी ये मत कर देना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबकी लाइफ आसान ही बने। ओके, अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और आपके टोटल साइंस पेडागोजी के जो कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन है, साथ में PYQ वाले पोर्शन है, करवा ही दूंगी। और साथ में आपको पता ही होगा कि कॉन्सेप्ट के साथ मैं ये साइंस सब्जेक्ट वाला जो है वो भी करवा ही रही हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।